Hello friends, I am teaching electrostatic और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं आप लोगों को। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल अराइजिंग ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज के द्वारा जो फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल अराइज होते हैं उनके बारे में जो पढ़ते हैं वो सारे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग चार्ज को मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हमें दे दिया गया हाउ टू मेजर द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डिवाइस है, उस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? तो इट इज अ एपरेटस। ये क्या है? एक डिवाइस है जो कि क्या करता है? इट इज अ डिवाइस which is used to detect the charge of a body। कोई बॉडी पर क्या चार्ज है उसको डिटेक्ट करता है, ये हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो इट कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है? पहला एक मेटल रॉड होता है। क्या होता है? मेटल रॉड। दूसरा मेटल नॉब। तीसरा थिन गोल्ड फॉइल। चौथा ग्लास बॉक्स। तो हमारा यूज होता है मेटल रॉड, मेटल नॉब, थिन गोल्ड फॉइल, ग्लास बॉक्स और एक रबर पैड यूज करते हैं फॉर होल्डिंग द मेटल रॉड। तो हम आपको एक पिक्चर बना के दिखाते हैं कि कैसे हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। तो ये देखिए इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसका सारा चारों साइड से जो होता है ग्लास विंडोज होते हैं। ये क्या होता है? ग्लास विंडोज। इसमें होता क्या है कि ये हमारा मेटल नॉब है। मेटल नॉब जो है वो पास करता है, ये हमारा मेटल रॉड है। ठीक है, ये हमारा मेटल रॉड है। मेटल रॉड के इन पर ये हमारा गोल्ड फॉइल है। तो ये हमारा जो है ये क्या है? मेटल रॉड है। क्या है? मेटल रॉड। ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं मेटल नॉब। मेटल नॉब। और ये जो पार्ट, जो मेटल रॉड जो होता है वो विंडोज के साथ एक रबर पैड से होल्डेड रहता है। तो ये हमारा क्या है? रबर पैड है। ठीक है, रबर पैड। और ये जो पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं गोल्ड लीफ या गोल्ड फॉइल भी बोल सकते हैं, सोने की पत्ती। तो ये हमारा डायग्राम से हम आपको बताते हैं कि होता क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में।
हमारे कोई अनचार्ज बॉडी को हम लोग यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर लाने के बाद क्या होता है कि ये जो गोल्ड लीफ है इसके बीच का हम लोग डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस मेजर करते हैं। क्या करते हैं? डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। इफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंक्रीजेस, मान लीजिए गोल्ड लीफ इंक्रीज करते रहता है तो हमें समझ में आ जाता है कि उस पर क्या चार्ज है। अगर मान लीजिए हमारे इनिशियल में गोल्ड लीफ का इस दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए आपका 30 डिग्री या 40 डिग्री कुछ भी हो, तो अगर मान लीजिए कोई सेम पॉजिटिव चार्ज बॉडी आता है तो क्या होगा कि चार्ज जो है इस मेटल रॉड नॉब के थ्रू मेटल रॉड होते हुए गोल्ड लीफ पर आता है और गोल्ड लीफ जो है धीरे धीरे डाइवर्ज करता है। अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इस पर जो चार्ज है सेम चार्ज आ रहा है। अगर मान लीजिए डाइवर्जेंस डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज उस बॉडी पर आ रहा है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। चलो मान लीजिए कोई बॉडी आ रहा है जिस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने क्या किया कि मेटल नॉब के साथ टच किया। ये हमारा मेटल रॉड था, मेटल रॉड के थ्रू होते हुए हमारा ये गोल्ड फॉइल है वहां पर आ गया। तो गोल्ड फॉइल बना लिया जाए थोड़ा सा, ये हमारा गोल्ड फॉइल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आती है, फिर मेटल रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होते हुए हमारे इस पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस अगर इंक्रीज करता है तो हमको पता चल जाता है कि वहां पर जो सेम चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाया गया है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस अगर डिक्रीज करता है, घटने लगता है, तो हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज लाया गया है। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है कि जो आया हुआ बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज है। ये हमारा क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम आप बोल सकते हैं। अब हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़े हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज attract each other। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते क्या है कि कभी कोई बॉडी है, हमें कैसे पता चलता है कि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आप ये टॉपिक मान लीजिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करे, विच पासेस इलेक्ट्रिसिटी इजीली, तो हम लोग बोलते हैं उसको कंडक्टर। विच पासेस इलेक्ट्रिसिटी इजीली, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है? ऑब्वियसली मेटल बॉडी, कुछ भी हो, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एंड एनिमल, ये
ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी, हमारे कंडक्टर होते हैं। फिर हमारा अर्थ भी हमारा कंडक्टर होता है। मेटल बॉडी, ह्यूमन एंड एनिमल, ये सभी हमारे क्या है, कंडक्टर है। अब हम बताते हैं कंडक्टर में क्या होता है कि लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन विच इज इजिली टू मूव। ये क्या होते हैं? लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आसानी से मूव करते हैं, और यही हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। कभी क्या होता है कि कभी कोई चीज कंडक्टर बॉडी को छूते हैं या कभी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करते हैं, तो हमारे क्या होता है कि उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है। तो ये हमारा कंडक्टर था विच पासेस इलेक्ट्रिसिटी इजीली। सो एग्जांपल है मेटल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, अर्थ एक्सेट्रा। अब हम इंसुलेटर के बारे में बताते हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है? Insulator which offers high resistance to flow of electrical charge। मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो होता नहीं है। इसका एग्जांपल में हम लोग में क्या बताते हैं? वुड, प्लास्टिक, पोर्सिलेन, पेपर एक्सेट्रा। तो ये हमारे वुड, प्लास्टिक, पोर्सिलेन, पेपर एक्सेट्रा, ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल, ये सब हमारा जो है इंसुलेटर का एग्जांपल है। अभी हम बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि कैसे हमारा मेटल बॉडी से चार्ज फ्लो करता है और नॉन मेटल बॉडी से चार्ज नहीं फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए पिथ बॉल है, क्या है? पिथ बॉल। तो पिथ बॉल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपर वायर से टच करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर वायर से टच करते हैं। और इधर हम एक चार्ज प्लास्टिक क्या लाते हैं? प्लास्टिक रॉड लाते हैं। क्या लाते हैं? प्लास्टिक रॉड पर क्या चार्ज होता है? ऑलरेडी हम लोग बता दिए, निगेटिव चार्ज होता है। तो प्लास्टिक रॉड को हम इससे टच करते हैं, तो क्या होता है कि कॉपर वायर के थ्रू हमारे इस पिथ बॉल पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। कुछ तो हमें पता चल जाता है कि ये पिथ बॉल इनिशियली न्यूट्रल था, तो विच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द चार्ज? दैट इज आवर कॉपर वायर। कॉपर वायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो चार्ज को कैरी करने के लिए। एग्जांपल आपने ये देखा। सेकंड एग्जांपल आप इसी का देखिए, पिथ बॉल है, ठीक है। हमने क्या किया यहां पर वुड लिया। क्या लिया? वुड लिया, और फिर हमने प्लास्टिक रॉड को लगाया। तो प्लास्टिक रॉड पर हमारा क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। और वुड तो हमारा इंसुलेटर है, ये तो चार्ज को फ्लो करने नहीं देगा, तो हमारा इस पिथ बॉल पर क्या आगे न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कि जो चार्ज पहले था वही चार्ज है। मतलब कि यहां पर वुड क्या है? वुड हमारा एज इंसुलेटर वर्क कर रहा है, इंसुलेटर वर्क कर रहा है,
और यहाँ पर कॉपर वायर ऐसा क्या वर्क कर रहा है, कंडक्टर। ये दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू फ्लो ऑफ चार्ज और इंसुलेटर जो है नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग एक चीज और बात करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में बहुत अच्छा बात क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में बहुत अच्छी बात क्या है, कंडक्टर में जो चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई मेटल रॉड है तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पर, लेकिन वो इंसुलेटर के साथ नहीं होता है। इंसुलेटर के साथ अगर कोई मान लीजिए अगर कोई चार्ज बॉडी इंसुलेटर पर आता है तो उस पर चार्ज जो है, तो कंडक्टर पर क्या होता है, चार्ज जो होता है कंडक्टर पर क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। ये क्लियर है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है कि अगर कोई चार्ज अगर आ भी जाती है इंसुलेटर पर तो चार्ज जहां का वहीं रुक जाता है, चार्ज नॉट इन चार्ज स्टे एट सेम प्लेस। समझे, मतलब कि कहीं अगर बाई में चार्ज अगर ये इंसुलेटर है कहीं अगर चार्ज आ भी जाता है तो ये चार्ज यहीं पर रहेगा, इतना ही, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। समझे बात को। और यहां पर क्या हो गया कि मेटल में क्या होता है, जो हमारे कंडक्टर बॉडी होते हैं उनमें क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और यहां पर अगर चार्ज आता है कैसे तो वो एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है कि हमें एक सिंपल, हम लोग बचपन से एक एग्जांपल करते थे क्या कि एक हेयर कॉम्ब को लेते थे और ऐसे ड्राई करते थे हेयर पर और स्मॉल पेपर और पीस को टच करते थे, वो अट्रैक्ट कर लेता था। लेकिन कभी आप करके देखिएगा एक स्पून को लेकर आप स्पून को रब करके आप टच कीजिएगा, नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पून है वो स्पून हमारा क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर होने के कारण क्या होता है कि जैसे उसको चार्ज आती है वो चार्ज हमारे बॉडी के थ्रू होकर अर्थ में चली जाती है। लेकिन हमारा जो कॉम्ब है वो कॉम्ब एज ए इंसुलेटर है, वो चार्ज जो हमारे कॉम्ब पर ड्यू टू रबिंग आते हैं वो जाता नहीं है, वो हमारे एक स्टे कर जाते हैं कुछ प्लेस पर, और जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को टच में लाते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि इसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया, क्या रबिंग ऑफ कॉम्ब ऑन ड्राई हेयर, तो हम लोग क्या होता है ड्राई हेयर पर करते हैं तो रबिंग ऑफ कॉम्ब ऑन ड्राई हेयर, और क्या बोले, स्पून रबिंग ऑन ड्राई हेयर। तो ये हमारा क्या होता है कि पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता है, जबकि ये पेपर को अट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि स्पून जो है हमारा कंडक्टर है। जैसे ही हम लोग कंडक्टर को रब करते हैं कंडक्टर के थ्रू हमारा चार्ज बॉडी के थ्रू होकर अर्थ में चला जाता है, जबकि कॉम्ब जो है इंसुलेटर है जिसके कारण चार्ज जो है हमारे बॉडी से फ्लो नहीं होता है। ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है, आपको बता देते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग का एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग में क्या होता है कि एक मेटल पीस होती है, मेटल पीस को हम लोग बरीड करते हैं ऑन द अर्थ, और उस मेटल पीस पे क्या करते हैं, वायर को बांधकर हम लोग मेन लाइन में अटैच कर देते हैं। मेन लाइन में अटैच करने के पीछे रीजन क्या होता है कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, आयरन है, उनकी जो बॉडी है वो मेटालिक बॉडी है। अगर ये फेरी मेटालिक बॉडी अगर लाइव वायर से चार्ज लीक होकर मेटल बॉडी पर चला गया तो उसके थ्रू हमारे, अगर बाइक में कोई पर्सन यूज कर रहे हैं, अगर टच करते हैं तो उनको इलेक्ट्रिकली शॉक लग सकता है। तो ये हमारा अर्थिंग के थ्रू क्या होता है कि वो चार्ज, एक्सेस चार्ज है वो अर्थ में चले जाते हैं। थैंक यू।